नमस्कार दोस्तों। राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की यह चौथी वीडियो है। अपने तीसरी वीडियो में मैंने आपको सरकार के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार किसे कहते हैं तथा उसके विभिन्न पहलुओं को एक दूसरे से जोड़ करके आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अपने इस वीडियो में मैं आपको शासन के बारे में बताऊंगा, शासन किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शासन किसे कहते हैं। सामाजिक जीवन को प्रबंधित करने वाली सभी गतिविधियों को शासन कहते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक जीवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधियां तथा उसके विभिन्न आयाम को प्रबंधित करने वाला जो सिस्टम है उसे ही हम शासन कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है सामाजिक जीवन, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं सामाजिक जीवन किसे कहते हैं। सामाजिक जीवन का मतलब होता है वे लोग जो अपने परिवार और जो समाज के सदस्य हैं इन सबके साथ मिलजुल करके जीते हैं, आदान प्रदान करते हैं, शादी विवाह, एक दूसरे से संबंध, मिलना जुलना आदि विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करते हैं। ऐसे जीवन को हम सामाजिक जीवन कहते हैं। इन विभिन्न गतिविधियों को प्रबंधित करने वाला जो सिस्टम है उसे हम शासन कहते हैं। दूसरी तरफ सरकार सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि जो सरकार है वो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपको दो शब्द ध्यान देने होंगे, एक है सरकार और दूसरा है सार्वजनिक जीवन। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार क्या है और सार्वजनिक जीवन क्या होता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार किसे कहते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं कि सत्ता व नियंत्रण की व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं और इस व्यवस्था के लिए कुल 3 संस्थाएं होती है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यहाँ पर विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करने वाली संस्था और न्यायपालिका का मतलब होता है कानून से संबंधित विवादों और अन्य समस्याओं का समाधान करने वाली संस्था। इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार सत्ता व नियंत्रण की व्यवस्था करती है। आपको मैंने बताया था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है जो जनता की सहमति पर आधारित होती है और इस सरकार का उद्देश्य होता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करना। अब जो दूसरा शब्द है वो है सार्वजनिक जीवन। अब इसे जान लेते हैं कि सार्वजनिक जीवन किसे कहते हैं। यहां पर सार्वजनिक का मतलब होता है समान रूप से सब लोगों के काम आने वाला। इसका मतलब है कि वे लोग जो सार्वजनिक पद पर बैठे होते हैं उनका जीवन सार्वजनिक जीवन कहलाता है। जैसे कि नेता, मंत्री, विधायक। आपने अक्सर न्यूज में किसी ऐसे मंत्री, नेता या विधायक के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रयोग करने के बाद आपने किसी दूसरे मंत्री या फिर विधायक को यह बयान देते हुए सुना होगा कि हम सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारा जो पद है वह सार्वजनिक पद है और हमें ऐसे बयान से, ऐसे टिप्पणी से बचना चाहिए। इस तरह से सरकार सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है। आगे देख लेते हैं। शासन सरकार से अधिक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें सांस्कृतिक समुदाय, सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक दल और सरकारी संगठन शामिल हैं। इसका मतलब है कि सरकार जो है शासन से अधिक व्यापक अवधारणा नहीं है क्योंकि शासन में सांस्कृतिक समुदाय, सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल और सरकारी संगठन शामिल हैं। इस नाते शासन जो है सरकार से अधिक व्यापक अवधारणा है। अब यहाँ पे आपको एक एक करके इन सभी शब्दों को देख लेना चाहिए कि सांस्कृतिक समुदाय क्या होता है, सरकारी संस्थाएं क्या होती है, राजनीतिक दल और सरकारी संगठन क्या होता है। इन सभी को आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है सांस्कृतिक समुदाय। इसका मतलब क्या होता है।
सांस्कृतिक समुदाय का मतलब होता है वह समुदाय जो एक ही कल्चर को फॉलो कर रहा हो। इसका मतलब है कि वह समुदाय जिसका खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में समानता हो और ऐसे समानता के आधार पर बने हुए समूह को हम सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब के सब एक सांस्कृतिक समुदाय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सब में अलग अलग रहन सहन, पहनावा, खान पान, वेशभूषा होता है तथा प्रत्येक के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में एक समानता होती है और ऐसे समानता के आधार पर जो समूह बनता है हम उसे सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं। अगला जो शब्द है वह है सरकारी संस्था। अब जान लेते हैं सरकारी संस्था क्या होती है। तो वह संस्था जो सरकार के अंतर्गत आती है, यह संस्था दो तरह की होती है। एक विधिक संस्थाएं होती है और दूसरा वित्तीय संस्था। विधिक संस्थाएं जैसे NHAI, फूड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और वित्तीय संस्था जैसे नाबार्ड, RBI, ये सब। अगला जो शब्द है वह है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे BJP, कांग्रेस और भी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे सब। और अंत में जो शब्द है वो है सरकारी संगठन। इसे जान लेते हैं कि सरकारी संगठन क्या होता है। यहाँ पर संगठन का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित होकर के कार्य करें, उसे हम संगठन कहते हैं। इस हिसाब से सरकारी संगठन का मतलब हुआ सरकार के कुछ लोगों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित होकर के कार्य करें, उसे ही हम सरकारी संगठन कहते हैं। जैसे CSO, NSSO, DRDO, ये सब सरकारी संगठन है। अब आगे देख लेते हैं। शासन केवल नीतियों के सूत्रीकरण या निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन पक्ष को भी अपने भीतर शामिल करता है। इसका मतलब है कि शासन केवल नीतियों के बनाने तक, यानी कि पॉलिसी के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन नीतियों के क्रियान्वयन पक्ष को भी अपने भीतर शामिल करता है। आगे देख लेते हैं। सरकार में आने वाली संस्थाएं केवल राज्य से संबंधित होती है। शासन में आने वाली संस्थाएं राज्य, बाजार और नागरिक समाज तीनों से संबंधित होती है। इसका मतलब है कि वे संस्थाएं जो कि सरकार के अंतर्गत आती है वे केवल राज्य से संबंधित है, जबकि शासन के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं राज्य, बाजार और नागरिक समाज तीनों से संबंधित है। अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं राज्य, बाजार और नागरिक समाज, इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो शब्द है वो है राज्य, और राज्य की परिभाषा के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 और 36 का वर्णन है। इसका मतलब है कि मूल अधिकार के लिए और नीति निर्देशक तत्व के लिए राज्य का मतलब एक ही समझा जाएगा। वहीं राज्य का अन्य जगह पर अन्य अवधारणाएं हो सकती है। इस बात को मैंने अपने राज्य वाले वीडियो में आपको बताया है। दूसरा जो शब्द है वह है बाजार। बाजार का मतलब होता है जहां मांग और पूर्ति, इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई से चीज़ों को उपलब्ध कराई जाती है। और अंत में जो शब्द है वह है नागरिक समाज। नागरिक समाज का मतलब होता है ऐसे समाज जो हमारे निजी जीवन से संबंधित है, जहां विचारों को रखना, बोलना, कहीं आना और जाना, बसना, ऐसे सामाजिक अंतर्क्रियाओं को समावेशित करता है जिन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। आजकल लोग जो NGO बनाते हैं उसको नागरिक समाज भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने इन तीनों शब्दों को काफ़ी अच्छे से समझा। आगे देखते हैं। शासन राज्य, बाजार और नागरिक समाज का संजाल है। इसका मतलब है कि जो शासन है वह राज्य, बाजार और नागरिक समाज के लिए एक नेटवर्क का काम करता है और इन तीनों को आपस में जोड़ कर रखता है। इस तरह इस वीडियो में
मैंने आपको शासन के विभिन्न पहलुओं को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपने अगले वीडियो में मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।